ओके डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सबकी तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही है। बैलेंस बनाने पर ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो जाए कि किसी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर या केवल ऑप्शनल के ऊपर या केवल जीएस के ऊपर ही पूरा ध्यान देते चले गए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सारे पेपर के मार्क्स जो हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल का, जो आपका सेकंड टेस्ट हुआ था ना, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे, हम उन क्वेश्चन के एक मॉडल आंसर के फॉर्मेट को डिस्कस करने वाले हैं। लोग हर डिस्कशन से पहले मैं ये बात बोलता हूँ कि ये पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव नेचर का होता है। सो देयर कैन नॉट बी वन सिंगल परफेक्ट आंसर। आइडियल आंसर इज अ मिथ इन इटसेल्फ। यू कैन राइट योर आंसर यूजिंग योर ओन क्रिएटिविटी, बट हाँ, आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए जब भी आप किसी आंसर को डील कर रहे हो तो क्वेश्चन की क्या डिमांड थी एंड हाउ विल यू बी एबल टू मीट दोज डिमांड्स। गेटिंग माई पॉइंट? बाकी आपका फॉर्मेट, आपके लिखने का तरीका वो बिल्कुल किसी दूसरे से डिफर कर सकता है। इनफैक्ट मैं तो ये तक बोलूंगा क्या कि हो सकता है कि आपका लिखने का तरीका मेरे से भी डिफर करे। ठीक है ना? तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को सप्रेस नहीं करना है, लेकिन उस क्रिएटिविटी में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन के कोर डिमांड को आप मीट कर पा रहे हैं। अदरवाइज देखिए, आपको मार्क्स तो मिलने वाले हैं इसी चीज के ना कि आपने क्वेश्चन का आंसर किया है। अगर आप क्वेश्चन के डिमांड को मीट नहीं कर रहे हैं तो नो मैटर आपने कितना भी अच्छा सजा दिया हो, कितना भी उसको बढ़िया से प्रेजेंट कर दिया हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो वाइल डीलिंग विद द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और तब बाकी चीजें जो आप अपना प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर या फिर जो है वो डायग्राम्स वगैरह इन सब चीजों को यूज करते हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। एक सजेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जरूर देना चाहूंगा कि चलिए 10 मार्कर वाले क्वेश्चन को आप सीधे लिखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं, लेकिन कम से कम कोशिश कीजिए कि 15 या 20 मार्कर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में तो जरूर कुछ चार्ट डायग्राम, कुछ फ्लो चार्ट्स हो गए, ये सिंपल सिंपल आप लोग यूज कीजिए। वो आपकी क्रिएटिविटी को भी मतलब बढ़ाता है या दिखाता है और साथ ही साथ आपके वर्ड्स को भी बचाएगा। आप बहुत ज्यादा बात जो है वो बहुत कम शब्दों में भी बता पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात होती है कि इन 15 मार्कर और 20 मार्कर वाले में पेज भी तो भरना होता है। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप लोग कोशिश कीजिए कि 15-20 मार्कर वाले जो क्वेश्चन है उनमें कुछ थोड़े से डायग्राम चार्ट्स वगैरह का भी यूज कीजिए। ठीक है? चलिए, तो विद दिस लेट्स कम टू द डिस्कशन। ये था आपका टेस्ट 2। उन्हीं के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, पहला वाला जो सेगमेंट था, जस्ट लाइक आवर प्रीवियस टेस्ट, ये अभी सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं। जब ये सेक्शनल टेस्ट एक बार खत्म हो जाएंगे फिर हम फुल लेंथ टेस्ट की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। चलिए, तो इसमें क्या था, आउट ऑफ 7 क्वेश्चन यू हैड टू राइट ओनली 5 क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, हम तो सातों क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सीधे ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है, डिफाइन पैट्रियार्की एंड हाउ इज इट एविडेंट इन एट सोसाइटल लेवल। ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफाइन पैट्रियार्की। आपको पैट्रियार्की को डिफाइन करना है। ठीक? अब देखिए, यहीं पर बात आ जाती है कि अगर यही क्वेश्चन जीएस के पेपर में आया होता तो आप सीधे अपने शब्दों में बताकर चले आते कि पैट्रियार्की इज अ सिस्टम वेयर मेल मेंबर्स डोमिनेट और मेल मेंबर्स हैव अथॉरिटी इन सोसाइटी और विद इन फैमिली। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको हल्का सा थिंकर वगैरह यूज करना है। तो सिल्विया वॉल्बी को यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं। ठीक है ना? सिल्विया वॉल्बी, थ्योराइजिंग पैट्रियार्की, बुक का भी नाम चाहे तो आप कोट कर सकते हैं कि इन हर बुक थ्योराइजिंग पैट्रियार्की डिफाइंड पैट्रियार्की। ऑब्वियसली बुक का नाम ही है थ्योराइजिंग पैट्रियार्की, तो उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया है। बिल्कुल वही बात है जो भी आपने सोचा होगा या जो भी आप डेफिनेशन जानते हैं वही है। बस क्या हो जाएगा कि आप अगर वॉल्बी का नाम मेंशन कर देंगे तो आपकी बातों की ऑथेंटिसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा बताइएगा कि सिल्विया वॉल्बी डिफाइंड पैट्रियार्की, इट इज अ सिस्टम वेयर मेल मेंबर्स और दी क्या बोलते हैं मेल मेंबर्स हैव अथॉरिटी और रूल ओवर और डोमिनेट ओवर फीमेल मेंबर इनसाइड फैमिली और इवन एट सोसाइटल लेवल और आउटसाइड फैमिली। इसी बुक को मैंने इसलिए भी यहाँ पर कोट किया क्योंकि उन्होंने भी बाद में इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, प्राइवेट पैट्रियार्की एंड पब्लिक पैट्रियार्की। तो ये बात भी आप लिंक कर सकते हैं क्योंकि इससे ये दूसरा वाला पार्ट भी जो है वो आपका बहुत अच्छे से लिंक हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि सी ट्राइड टू एक्सप्लेन पैट्रियार्की एट प्राइवेट लेवल एंड सोसाइटल लेवल। ठीक है ना? या फिर पब्लिक लेवल। बता दीजिएगा कि कैसे पर्सनल रिलेशन में आपको पैट्रियार्की दिखता है। हम शादी वगैरह में जो है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेल मेंबर उम्र में बड़ा होगा। घर के अंदर जो है वो डिसीजंस जो है वो मेल मेंबर्स के द्वारा लिए जाते हैं।
ये सारी चीजें आप बता दीजिएगा कि प्राइवेट लाइफ में कैसे होता है या फिर फैमिली के लेवल पर कैसे होता है। ठीक है, बता दीजिएगा क्या कि वो जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मेल मेंबर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आउटसाइड एक्टिविटी करेंगे, वेयर एज वीमेन विल रिमेन कन्फाइंड टू डोमेस्टिक कोर्स। दूसरे पर आ जाइएगा, फिर हेडिंग बनाइएगा सोसाइटल लेवल। आप सोसाइटल लेवल में बांट दीजिएगा कि सोसाइटल लेवल में आप दिखा सकते हैं कि इकोनॉमिक लेवल पर कैसे बताइएगा, जेंडर पे गैप है, ग्लास सीलिंग है, आप बताइएगा क्या कि पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब है। ये हो गया पैट्रियार्की कैसे देखने को मिलता है। उसके अलावा पॉलिटिकल लेवल पर कुछ एग्जांपल के साथ बता सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुआ है इसमें भी कितनी वीमेन मतलब इलेक्ट हुई है, 74 वीमेन जस्ट। ठीक है ना, वुमेन क्या बोलते हैं, ऑल्दो उनको दे दिया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सरोगेट रिप्रेजेंटेटिव, सरपंच पति, पंचायत पति जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है। सोसाइटल लेवल पर वुमेन से रिलेटेड कई सारे वायलेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेप वगैरह ये सब कुछ एनसीआरबी का डेटा क्राइम दिखा के ये समझा दीजिएगा क्या कि हमें सोसाइटल लेवल पर भी पैट्रियार्की देखने को मिलता है। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन इज रिलीजन कॉम्प्लीमेंट्स साइंस। ठीक है, रिलीजन साइंस को कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है, ध्यान से सुनिए। दो की टर्म है यहाँ पर, साइंस और रिलीजन। आप चाहे तो रिलीजन और साइंस को डिफाइन करके दिखा सकते हैं कि कैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस के कारण ये कॉम्प्लीमेंट वाला नेचर आता है कभी कभी। वैसे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट समझे जाते हैं। तो आप चाहे तो दोनों में से किसी के डेफिनेशन के साथ अपनी कहानी को स्टार्ट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डरकीम क्या था जी, रिलीजन इज द सम होल ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स अ सेक्रेड ऑब्जेक्ट। यही है आपका रिलीजन का डेफिनेशन। अब इसी में आगे बता दीजिएगा, ऑन दी अदर हैंड साइंस क्या है, साइंस मतलब सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन ऑफ चेंजेबल नॉलेज बेस्ड ऑन वेरीफाइबल फैक्ट्स। क्लियर हो गया। बताइएगा कि जनरली बोथ आर कंसीडर्ड टू बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कंप्लीटली एक दूसरे से दूर माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन, या फिर चाहे तो यहाँ पर वो एक चार्ट बना दीजिएगा, डायग्राम टाइप का बना दीजिएगा कि कैसे साइंस जो है वो फैक्ट्स में मानता है, ये बिलीफ में मानता है। साइंस जो है वो चेंजेबल है, ये स्टेटस को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। साइंस जो है वो मॉडर्न सोसाइटीज का कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, ये जो है वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज का ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। तो ये वाला बात बता दीजिएगा। हाँ, फिर आइएगा पैरा चेंज कीजिएगा, पैरा चेंज करके लिखिए, ऑल्दो दे बोथ आर डिफरेंट बट देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज, लाइक व्हाट, they try to deal with the questions of human mind or the concerns associated with human life। यही काम है इन दोनों का। और यहीं पर जो है वो रिलीजन क्या करता है, साइंस को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। कैसे कि व्हेनेवर साइंस फेल्स टू गिव आंसर टू एनी क्वेश्चन, रिलीजन कम्स टू इट्स रेस्क्यू। एग्जांपल देकर बता दीजिएगा कि जैसे आदमी मरा कैसे, ये तो बता देता है साइंस, लेकिन मरने के बाद क्या, ये क्वेश्चन साइंस दे नहीं पाता है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए रिलीजन आ जाता है, जिसमें हम इनकारनेशन, रीइनकारनेशन वगैरह की बात करने लग जाते हैं। और एग्जांपल देकर बता दीजिएगा, व्हेनेवर साइंस फेल हो, डॉक्टर वाला एग्जांपल बता दीजिएगा, बहुत आसान सा एग्जांपल है, बड़ा पॉपुलर एग्जांपल भी है। ठीक है, कि जब साइंस फेल होने लग जाता है तो डॉक्टर बोलता है ना, दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। तो इसके थ्रू आप समझा सकते हैं कि हाउ रिलीजन कॉम्प्लीमेंट साइंस। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कीवर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। इससे कहानी को स्टार्ट कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क होता क्या है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क बता दीजिएगा कि वर्क से एसोसिएटेड सारे कंपोनेंट, जिस मतलब एक मेजर काम को पूरा करने के लिए जितने भी कंपोनेंट जरूरी हैं, जब हम उन सबको एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, वही कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, अगर हम मोटा मोटी इसको समझे तो इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। कैसे बटा हुआ है लोगों में, किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहा है, किस तरह से वहां पर हायरार्किकल अरेंजमेंट है, किस तरह के वहां पर मतलब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क के अंदर समझना होता है। ब्रॉडली दो तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, फॉर्मल, चाहे तो चार्ट बना के लिख दीजिएगा, या एक पैराग्राफ में फॉर्मल पूरा, एक पैराग्राफ में इनफॉर्मल पूरा, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लॉ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। इनफॉर्मल कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं करेंगे। फॉर्मल में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी होता है। इनफॉर्मल में फ्रीक्वेंट हायर एंड फायर होता है। फॉर्मल में क्या होता है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, वहां पर कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं। बता दीजिएगा, यहाँ पीएफ वगैरह मिलता है, ग्रेचुइटी वगैरह मिलता है, पेड लीव मिलता है, वहां पर पेड लीव वगैरह के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ बताइएगा कई सारे इलीगल एक्टिविटीज, मतलब इनफॉर्मल में कई सारे इलीगल एक्टिविटीज वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर आपको फ्रीक्वेंट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और फॉर्मल सेक्टर में जो है वो ये सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलती है।
समझ गए? तो इस तरह की चीजें बताइएगा, ये जनरली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, टैक्स वगैरह सिस्टम से रिलेटेड ये सारी चीजें जो है वो पता चलती रहती है, इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं पता चल पाता है। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंट। फिर बताइएगा कि ऑल्दो दे आर डिफरेंट बट इन प्रेजेंट सोसाइटी टेलरिज्म बहुत ज्यादा फॉर्मल, फोर्डिज्म पर आ जाइएगा सीधे कि फोर्डिज्म बहुत ज्यादा फॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा था तो एफिशिएंसी अफेक्ट होने लग गई थी। एल्टन में वो स्टडी लेकर आइएगा। हाउथॉर्न इफेक्ट बताइएगा कि कैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इनफॉर्मल ट्रेड्स, इनफॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। एक और डेटा आप चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, खैर वो हम लोग पेपर 2 में कोट करते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे नियरली 90% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड इसी को तो बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे निर्मला सीतारमण जी, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका भी कहना था कि इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 50% टू आवर जीडीपी, तो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है वो पेपर 2 में ज्यादा यूज करिएगा तो फायदा रहेगा। यहाँ पर आप केस स्टडीज या इन सब का ही यूज कीजिएगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फोर्डिज्म, पोस्ट फोर्डिज्म, एल्टन मेयो, ये सब यूज कीजिएगा। वेबर को यूज कर लीजिएगा कि फॉर्मलाइजेशन पर ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है ना, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इलीट थ्योरी ऑफ पावर, सीधे सीधे पूछ लिया है, इलीट थ्योरी ऑफ पावर। ठीक, अब देखिए मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो मैं तो क्या करूंगा, पहले पावर को डिफाइन करूंगा सीधे सीधे, एक पैराग्राफ पावर को डिफाइन कर दीजिए, चाहे तो वेबर का यूज कर सकते हैं पावर क्या है। फिर उसके बाद सीधे आ जाइएगा इलीट थ्योरी पर। इलीट थ्योरी से रिलेटेड 3 नाम है। ठीक है, कौन कौन से 3 नाम है? पहला है परेटो, ठीक, दूसरा है आपका गायतानो मोस्का और तीसरा है आपका सीडब्ल्यू मिल्स। ठीक, तीनों पर एक एक पैराग्राफ लिखिए कि तीनों के हिसाब से एलीट का क्या मतलब था, उनका क्या व्यू था, और उसके बाद जो है वो बाद में कंक्लूड कर दीजिए। खैर एक्सप्लेन ही करना था तो मतलब क्रिटिसाइज करने का तो कोई स्कोप है नहीं, लेकिन फिर भी चाहे तो आप कंक्लूड करते करते बोल सकते हैं कि इसके अपोजिट में डिफ्यूजनिस्ट व्यू था डाल का। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों के पास पावर होता है, पावर जो होता है वो डिस्पर्स्ड होता है, तो इसके साथ आप कंक्लूड कर सकते हैं। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल, आपने जहां भी पढ़ा होगा आपको परेटो, मोस्का और सीडब्ल्यू मिल्स के बारे में जरूर बताया गया होगा। ठीक है, now moving on to next question, elucidate how science and technology can bring social change। ठीक, आप चाहें तो इसमें साइंस एंड सोशल चेंज को डिफाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब बताकर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप सोशल चेंज को डिफाइन करके बता दीजिए क्या कि कोई भी मतलब मॉडिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पास्ट इन प्रेजेंट इज सोशल चेंज। ठीक है, फिर बता दीजिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस बताइएगा नॉलेज की बात है, टेक्नोलॉजी उसका एप्लीकेशन, उसको समझाता है। अब बताइएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे चेंज लाता है। बहुत बढ़िया स्टडी है ऑगबर्न की, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ऑगबर्न का स्टडी बताइएगा कि कैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मतलब ऑस्ट्रेलिया को स्टडी करके ये पाया था कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से कैसे जेंडर इक्वालिटी की तरफ सोसाइटी बढ़ी थी। ऑगबर्न का स्टडी आएगा। उसके बाद फिर आप पैरा चेंज कीजिएगा और बताइएगा इवन इन कंटेम्पररी सोसाइटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लेड टू मेजर चेंजेस बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस बता दीजिएगा कि कैसे मेडिकल साइंस में इंप्रूवमेंट से लाइफ बढ़ रहा है, कैसे जो है वो क्या बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी या ई लर्निंग वगैरह का यूज किया जा रहा है अवेयरनेस फैलाने के लिए। बताइएगा सोशल मीडिया के यूज ने क्या किया है, लोगों में अवेयरनेस, रैशनैलिटी के लेवल को बढ़ाया है, व्हिच हैज लेड टू वेरियस पॉजिटिव चेंजेस। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव भी कई सारे चेंजेस हैं, तो बता दीजिएगा आप लोग नेगेटिव चेंजेस में कि कैसे सोच में क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या हो रहा है, जीपीटी साइड बढ़ रहा है, इस कारण से आपका सेक्स रेशियो वो अफेक्ट हो रहा है। उसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन को क्रिएट किया जा रहा है, सिमुलाक्रा क्रिएट किया जा रहा है, सिमुलेशन। ठीक है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता सकते हैं। सोशल चेंज सीधे पूछ रहा है, आप लोग क्या करते हैं ना वन डायमेंशनल हो जाते हैं, इसीलिए मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है ना, ट्राई टू ऐड एज मच डायमेंशंस एज यू कैन टू योर आंसर्स। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाता है एग्जामिनर के लिए मार्क्स देना आसान हो जाता है। आप लोग यूनिडायमेंशनल लिख के चले आते हैं आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू फैमिली। आई वुड सजेस्ट स्टार्ट कीजिएगा फैमिली के डेफिनेशन से। जीपी मर्डॉक को ले आइएगा, जीपी मर्डॉक का डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि उन्होंने कैसे फैमिली को डिफाइन किया था, और फिर बताइएगा कि प्रेजेंट ट्रेंड जो कैसे चेंज होता दिख रहा है। तो बताइएगा उनका पहले ही डेफिनेशन डाल दीजिएगा क्या कि हेट्रोजेनस या हेट्रोसेक्सुअल एडल्ट मेंबर्स के बीच का रियूनियन माना जाता रहा है फैमिली। लेकिन अभी क्या हो रहा है, नए नए फॉर्म आ रहे हैं। पहला चेंज बताइएगा कि होमोसेक्सुअल फैमिलीज आर गेनिंग व्हाट प्रोमिनेंस इन सोसाइटी, पहला चेंज।
दूसरा बताइएगा एम्प्टी शेल फैमिली। एम्प्टी शेल फैमिली किसको कहते हैं? इमोशन नहीं है, बस दिखावे के लिए शादी कर लिया है। गेटिंग माय पॉइंट? सिंगल पेरेंट फैमिली बताइएगा, जैसे जैसे जो है अडॉप्शन कल्चर ये सब चीजें धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, सिंगल पेरेंट फैमिली देखने को मिल रहा है। चौथा बताइएगा कि मैरिज ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है जी, रिकॉन्जुगेटेड फैमिली या फिर आप बता दीजिएगा स्टेप फैमिलीज देखने को मिलते हैं। पांचवा बताइएगा मेल फीमेल दोनों काम करते हैं, तो इस कारण से क्या आपकी वीकेंड फैमिली देखने को मिलते हैं, इस तरह की फैमिलीज देखने को मिल रहे हैं। बताइएगा अब तो शादी की भी जरूरत नहीं है, लिव इन रिलेशन, ठीक है ना, लीगल पार्टनर, इस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इसके थ्रू आप बता सकते हैं। चाहे तो आप बता सकते हैं न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली इज आल्सो टेकिंग प्लेस, ठीक। तो इस तरह से आप बता सकते हैं डिस्कस। और लास्ट में कंक्लूड करते हुए बता दीजिएगा, इसीलिए आजकल जो है वो फैमिली टर्म ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि फैमिली का जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन माना जाता था, ये जो नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं, दे आर नॉट फुलफिलिंग दोज मतलब कंडीशंस, hence the use of term household should be more appropriate here. Write a short note on fundamentalism. स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे आपके टॉपिक से उठा हुआ। आइएगा कर्टिस ली की चर्चा कीजिएगा। कर्टिस ली ने इस टर्म को बहुत पॉपुलराइज किया था। अमेरिकन क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट थे, फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, मतलब उस टाइम एक बुक चल रही थी, वहां पर बड़ी पॉपुलर हुई थी। जो लोग फंडामेंटल्स थे वो लोग इस तरह की बुक निकालते थे, तो वहां से धीरे धीरे ये पॉपुलैरिटी हुआ। समझा दीजिएगा कि फंडामेंटलिज्म का क्या मतलब होता है, या फंडामेंटलिस्ट क्या चाहते हैं, बताइएगा। गोइंग बैक टू देयर ओरिजिनल फेथ, इसको बोलते हैं फंडामेंटलिज्म। नाउ द प्रॉब्लम इज कि दे बिलीव दैट व्हाटएवर दे फाइंड और व्हाटएवर दे नो, दे आर दी मतलब ट्रू इंटरप्रेटर ऑफ द एक्चुअल नॉलेज। बाकी जो भी बोल रहे हैं वो सब एकदम जो है वो गलत है। ये मेजर प्रॉब्लम होता है फंडामेंटलिस्ट के साथ। उनका ये मानना है कि जो वो मानते हैं वही सही मानते हैं और बाकी सब कुछ गलत है। क्लियर? जनरली सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट करता है, पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है, मतलब ये पावर भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझा दीजिएगा कि फंडामेंटलिज्म क्या है, फंडामेंटलिज्म के क्या इंपैक्ट होते हैं, ठीक। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट जब पूछ रखा है तो इसमें बाएं दाएं होने की कोई गुंजाइश है नहीं। तो ये थे आपके पहले वाले क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट, सेक्शन बी। इसमें भी आपको क्या करना है जी, आंसर करना है, लेकिन ये 15 मार्कर वाले क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। बड़ा सिंपल, डिस्कस टू मेजर थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट। बताइए सोशल मूवमेंट को डिफाइन कीजिए, व्हाट एग्जैक्टली इज सोशल मूवमेंट, ठीक। कलेक्टिव एक्शन, मास मोबिलाइजेशन पर बेस्ड होता है, या तो कोई चेंज लाना चाहता है या चेंज को रोकने की कोशिश करता है। वो हो गया आपका। दो थ्योरी लिखनी है, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए। थ्योरी तो हमारे पास बहुत सारी है, एक दो थ्योरी की बात कौन करेगा, यहाँ तो बहुत सारी थ्योरीज हैं हमारे पास। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसी थ्योरी को कोट कीजिए जिसमें थोड़ा कंटेंट लिखने का गुंजाइश हो। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट कीजिएगा इसमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी जरूर मेंशन कीजिएगा, नील्स जे स्मेल्सर, ठीक है। क्योंकि इसमें 6 पॉइंट्स हैं, उन्होंने 6 प्री रिक्विजिट की बात की है। अब इन 6 प्री रिक्विजिट को समझाइएगा, आराम से आपका 1.5 पेज के आसपास भर जाएगा, ठीक है। और फिर उसके अलावा सेकंड आपकी मर्जी, आप चाहे तो हिस्टोरिसिटी वाली थ्योरी डाल दीजिएगा, या फिर आपका मन करे तो क्या बोलते हैं वो आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी डाल दीजिएगा, आपकी मर्जी। चार्ल्स टिल्ली वाला जो नहीं था, टिल्ली वाला, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाली थ्योरी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो दो थ्योरी आपको बस बतानी है, उन दो थ्योरी को डिस्कस कर देना है। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ मैं नए का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। Next question is compare the social organization of work in a slave and capitalist society. Now again, a very easy question. Social organization of work, ये है आपका की टर्म, इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिएगा, ठीक है ना। किस तरह का रिलेशन है, ठीक है ना, सोसाइटी के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क का किस तरह से इंपैक्ट है, इन सब चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में। बताइएगा अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, मतलब ड्यू टू दीज फैक्टर्स सोसाइटीज हैव बीन चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेज टू अदर, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा चाहें तो आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जैसा एक चर्चा हल्का सा कर सकते हैं, ठीक। बहुत डिटेल में नहीं चले जाएगा, नहीं तो पता चले आप कार्ल मार्क्स में एंटर कर गए। फिर सीधे हेडिंग बनाइएगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क क्या था, पॉइंट्स के फॉर्म में तोड़ दीजिएगा। क्या कि क्या था मेन एक्टिविटी, तो बता दीजिएगा हंटिंग एंड गैदरिंग, इस तरह की थी। फिर उसके बाद बताइएगा डिवीजन ऑफ लेबर कैसा था, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल था, ठीक है ना, एज के बेसिस पर था, जेंडर के बेसिस पर। फिर बता दीजिएगा क्या कि यहाँ पर हायरार्की कैसी एग्जिस्ट करती थी, वेल्थ का कंसेंट्रेशन कैसा था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसा हुआ करता था,
ये 4-5 पॉइंट आपने बताए। फिर आ जाइएगा ऐसे ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वहां भी बताइएगा ये जो पॉइंट आपने स्लेव सोसाइटी के बारे में बताए हैं वही सारे पॉइंट्स जो है वो आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में बता दीजिएगा। हो गया आंसर, सिंपल। ठीक है ना। तो सीधा सीधा आंसर क्वेश्चन है, आपके टॉपिक सीधे सीधे सिलेबस में मेंशन्ड है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, हाउ हैज द इमर्जेंस ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स प्लेड अ फंक्शनल रोल फॉर सोसाइटी, क्रिटिकली इवैल्यूएट। लुक, एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ हम पूरा आपको टॉपिक नहीं बढ़ा सकते हैं ना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मेट समझा दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने जहां से भी पढ़ाई की होगी, जो भी पढ़ा होगा उस कंटेंट से आप इस स्ट्रक्चर में पॉइंट्स फिल कर लीजिएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको पूरा नीरज जे स्मिथ सर का स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी थोड़ी समझा सकता हूँ, मैं आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी थोड़ी समझा सकता हूँ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इन चीजों के बारे में फैमिलियर होंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पर सांचे बना दे रहा हूँ, आप उसमें कंटेंट तो भर लेंगे ना। ठीक, आपने जहां से भी तैयारी की है। हाउ हैज द इमर्जेंस ऑफ सेक्ट एंड कल्ट प्लेड अ फंक्शनल रोल फॉर सोसाइटी, फंक्शनल रोल की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर की टर्म क्या है, सेक्ट एंड कल्ट। आप चाहें तो इन दोनों टर्म को डिफाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं कि सेक्ट क्या होता है, रिलीजन ऑफ डिससैटिस्फाइड। ठीक है ना, आप चाहें तो वेबर का डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। कल्ट क्या है, कल्ट है एक वे ऑफ लाइफ, माइट बी रिलीजियस माइट नॉट बी रिलीजियस बट जनरली एसोसिएटेड विद रिलीजन। ठीक, बताइएगा कि कैसे इनका इमरजेंस हो रहा है। इमरजेंस होने के पीछे क्यों, क्योंकि जैसे जैसे रैशनैलिटी आ रही है, लोग जो है वो रिलीजियस नोशंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, इस कारण से कुछ सेक्शन डिससैटिस्फाई हो रहे हैं, इस कारण से वो अपने लिए अलग सेक्ट बना लेते हैं, या फिर इस भाग दौड़ भरी जिंदगी जो है, ठीक है ना, जिसमें थकना मना है, तो ऐड नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इस कारण से वो लोग कल्ट वगैरह के पास जाते हैं, इनर पीस के लिए, थोड़ा सा हीलिंग के लिए, थोड़ा मेंटल बैलेंस के लिए, इन सब चीजों के लिए कल्ट का इमरजेंस बढ़ता जा रहा है। नाउ हाउ दे आर प्लेइंग अ फंक्शनल रोल, तो बताइएगा इस कारण से पहला तो क्या होगा, सोसाइटी में डाइवर्सिटी बढ़ेगी। दूसरा बताइएगा कि जो ट्रेडिशनल रिलीजन है या मेजर रिलीजन है, उनमें जो फ्लॉज हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करने में मदद करेगा। तीसरा चौथा बताइएगा क्या, कि लोगों की वेलबींग को ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप 3-4 फंक्शनल रोल बता सकते हैं। लेकिन फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट भी तो बोला है, तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हुए आपको बताना होगा, लेकिन इनके ज्यादा प्रेजेंस होने के कारण सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट, रायट्स, ये सारी चीजें भी होने की संभावना रहती है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। कुछ कल्ट इस तरह के भी हैं जो सीक्रेट सोसाइटी वगैरह टाइप के, जो क्या करते हैं, कई बार आपको वायलेंट वे या गलत रास्ते पर भी लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से आप इस अपने आंसर को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन वेबेरियन नोशन ऑफ पावर। लीजिए, पावर को डिफाइन कीजिए, वेबेरियन नोशन। तो देखिए यहाँ पर सेंस आपको इसको फंक्शनलिस्ट व्यू के साथ कंपेयर करना है, फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर के साथ, तो आपको वेबर की थ्योरी पूरी बतानी पड़ेगी कि उन्होंने कैसे बताया था कि किसी कम्युनल एक्शन में, कम्युनिटी बेस्ड एक्शन, यहाँ कम्युनल एक्शन का वो मतलब नहीं है, ठीक है ना, किसी दूसरे के विल को सप्रेस करके अपने विल के अकॉर्डिंग उससे कुछ करवा लेना, दैट इज पावर। ठीक है ना। फिर पैरा चेंज करके आपको बताना होगा कि उन्होंने बताया था जीरो सम व्यू होता है पावर का, यानी कि कोई अगर पावरफुल होगा तो सेम रेशियो में कोई दूसरा जो है उतना कमजोर होगा सोसाइटी में। क्लियर, आपको ये बात समझानी होगी खोल के। ठीक, फिर चाहे तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि जनरली कोअर्सिव फॉर्म में होता है, हेंस कैन नॉट बी सस्टेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, इसीलिए क्या किया जाता है, लेजिटिमेट फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको अथॉरिटी बना दिया जाता है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है फंक्शनल व्यू से। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कीजिएगा, फंक्शनल व्यू इसको वेरिएबल सम मानता है। वेरिएबल सम का मतलब क्या है कि मतलब एक का पावर बढ़ रहा है तो साथ साथ दूसरे का भी बढ़ सकता है, यही बताइएगा। एक्चुअली वेबर का जो व्यू है ना पावर का, वो कॉन्फ्लिक्ट व्यू माना जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बोला कि एक पावरफुल होगा तो दूसरा कमजोर होगा, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो कॉन्फ्लिक्ट व्यू ऑफ पावर माना जाता है। और जो फंक्शनलिस्ट व्यू है वो मानते हैं क्या कि नहीं, सब लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है, ये फंक्शनल है, सोसाइटी ने खुद एलोकेट किया है। इंपॉर्टेंट पर्सन, जिन लोगों के पास इंपॉर्टेंट मतलब जो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उन लोगों को ज्यादा पावर एलोकेट किए गए हैं। इस तरह से आप इस आंसर को डील कर सकते थे। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकली एग्जामिन द डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ सोसाइटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं करना है, डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी सीधे थ्योरी है। स्टार्ट कीजिएगा एजी फ्रैंक, पूरी की पूरी थ्योरी लिखाइए, एक बार में क्लियर हो जाएगा। चाहे तो एजी फ्रैंक के साथ आप क्या कर सकते हैं, इमैनुअल वैलरस्टीन को कोट कर सकते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वो भी डिपेंडेंसी थ्योरी ही है। क्लियर है ना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने जहां से भी पढ़ा होगा आपने एजी फ्रैंक जरूर पढ़ा होगा, अगर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी आपके सिलेबस का टॉपिक है तो देख लीजिएगा उन्होंने कैसे सैटेलाइट सिटी, कोर सिटी, इनका यूज करके समझाया था कि कैसे सैटेलाइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये समझा दीजिएगा कि डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट की जा रही है और उन्होंने इसका क्या सॉल्यूशन बताया था।
है। रही बात क्रिटिकली एग्जामिन, तो क्रिटिसिज्म वहीं पर आपको बताया गया होगा क्या कि इन थ्योरीज का क्या क्रिटिसिज्म है, मतलब कोई ऐसा कोई सच प्रूव नहीं देते हैं, थोड़ी ज्यादा ओवर मार्क्सिस्ट है, तो मार्क्सियन होने के कारण क्रिटिसाइज किया जाता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो मैं ये एक्सपेक्ट, मैं ऑब्वियसली यहाँ पर पूरी आपको एजी फ्रैंक की थ्योरी नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे, आपने क्या किया, आपको क्या करना है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। मूविंग ऑन टू थर्ड एंड लास्ट सेक्शन विच इज 20 मार्कर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज अ मिथ, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट्स विद प्रॉपर एग्जांपल। अब आपको यहाँ पर बताना है कि क्या इंडिया में मिथ है। अब सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का तरीका होता है, पहले तो आप सेक्युलरिज्म को समझाइए कि आखिर सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है। देखिए मैं यहीं पर आपको रास्ता दे दे रहा हूं, आपको यहाँ पर बता देना था सेक्युलर स्टेट का क्या मतलब होता है और सेक्युलर सोसाइटी का क्या मतलब होता है, ठीक। फिर उसके बाद आपको बताना है क्या कि इंडिया में सेक्युलर स्टेट तो है लेकिन सेक्युलर सोसाइटी अभी तक नहीं बन पाया है। रीजन वगैरह आपको समझाना होगा क्यों, क्योंकि सेक्युलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट वाज बोरोड बाय अस, इट वाज नॉट एन इनर मतलब इनहेरेंट ओरिजिन, मतलब ये हमारे अंदर से नहीं ओरिजिनेट हुआ था, हमने बाहर से बोरो कर लिया है। तो बताइए कि सेक्युलर स्टेट बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन सिंस सोसाइटी अभी तक पूरी तरह से सेक्युलर नहीं बन पाई है, तो इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक। वो थोड़ा सा डिवाइड एक्सप्लेन कर दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विडिस्टेंस। फिर आप यहाँ पर चाहें तो वो उनको भी आप कोट कर सकते हैं, राजीव भार्गव इंडिया में, क्यों, क्योंकि इंडिया की ही बात हो रही है, तो राजीव भार्गव को कोट कर दीजिएगा और समझा दीजिएगा कि एंड आपका ऐसा ही होना चाहिए कि इंडियन सोसाइटी पूरी तरह से सेक्युलर नहीं बन पाई है, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन। हम धीरे धीरे सेक्युलर हो रहे हैं, इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, धीरे धीरे हो रहे हैं, पहले से हो रहे हैं। और आप इसी के साथ अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। यहाँ बस ध्यान रखिएगा फालतू में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के चक्कर में ना फंस जाइएगा कि मतलब वो बताने लग गए आप क्या कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो धर्म के आधार पर वोट वगैरह मांग रही है, तो ये सब अवॉइड कीजिएगा आंसर में, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपके आंसर से ये नहीं दिखना चाहिए कि आप कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक। तो ये चीज आपको अवॉइड करना है, इसमें बस मुझे यही बताना था। बहुत सारे लोग जस्टिफाई करने के लिए बिना मतलब का जो है वो वही बीजेपी कांग्रेस वाला जो है पॉलिटिक्स लाकर रख देते हैं आंसर में, उसको आपको अवॉइड करना है। मूविंग ऑन टू सिंपल, कंपेयर लीनियर एंड साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज को डिफाइन कीजिए। लीनियर थ्योरी चाहे तो कॉम्ट का लिख दीजिए, चाहे तो मार्क्स का लिख दीजिए, ठीक है ना, स्पेंसर का लिख दीजिए, कोई भी दो थ्योरी लिख सकते हैं या एक ही थ्योरी से भी काम चल सकता है, अच्छे से खोलकर बता दीजिएगा, ठीक है ना, कैसे उन्होंने बताया था, क्लियर है ना, पूरा एकदम थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिविस्ट तीनों स्टेज के बारे में बता दीजिएगा, तो आराम से जो है वो आपका 1.5 पेज के आसपास भर जाएगा इसमें। और फिर चाहे तो आप साइक्लिकल थ्योरी डाल दीजिएगा। आप साइक्लिकल थ्योरी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा एलेक्स मॉर्गन को कोट कीजिए, ज्यादा अच्छा है। आप सबने पितरिम सोरोकिन को कोट किया है, लेकिन मुद्दा क्या है ना, पितरिम सोरोकिन की थ्योरी के बारे में अपने आप में डिबेट है कि वो साइक्लिक है कि ऑक्सिलेटरी है, क्यों, क्योंकि वो साइकिल पूरा नहीं बताते हैं, ठीक है ना। सेंसेट, आइडिएशनल, आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक के बाद सेंसेट नहीं आता है ना, तो साइकिल कहां बना, वो तो घड़ी की तरह ऑक्सीलेट कर रहा है ना। तो इसीलिए कई बार जो है वो पितरिम सोरोकिन की थ्योरी को ऑक्सीलेटरी थ्योरी मिलता है। मुझे पता है आप लोगों ने जहां भी गाइड से पढ़ा होगा ना, आजकल मार्केट में बहुत सारी गाइड्स चल रही हैं, ठीक है ना, तो आपने जिस भी गाइड से पढ़ा होगा उन जगहों पर, कई जगहों पर दे दिया जाता है क्या कि साइक्लिक थ्योरी है, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो थ्योरी है वो ऑक्सीलेटरी थ्योरी है, ठीक। तो वो मतलब थर्ड के बाद फिर फर्स्ट स्टेज नहीं आता है, थर्ड के बाद सेकंड स्टेज आता है और फिर फर्स्ट स्टेज आता है, तो ये चलता रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर इस बात को पकड़ेगा, अगर एग्जामिनर इस बात को नोटिस करेगा तो हो सकता है वो मार्क्स काट ले आपके। तो एलेक्स मॉर्गन को कोट कर लीजिए साइक्लिकल थ्योरी में। Last question is discuss different types of special marriages popular among the tribes of India. अब देखिए आप लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट टाइप का मतलब क्या समझ लिया था कि क्या बोलते हैं पॉलीगैमी। अरे पॉलीगैमी केवल ट्राइब्स में थोड़ी होता है, पॉलीगैमी तो मुस्लिम्स में भी होता है। आप लोग यहाँ पर समझा रहे हैं मैट्री लोकल फैमिली, तो मैट्री लोकल फैमिली मतलब नॉट नेसेसरीली केवल ट्राइब में ही हो। आपको यहाँ पर मेंशन करना था कि ट्राइब्स वगैरह में अलग अलग तरह के क्या क्या मैरिज होते हैं, तो जैसे मैरिज बाय ट्राइब भील में होता है, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ट्राइबल मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पर मेंशन करना था मैरिज बाय प्रोबेशन कुकीज में होता है, ठीक है ना, मैरिज बाय प्रोबेशन। आपको मेंशन करना था यहाँ मैरिज बाय कैप्चर बिरहोर ट्राइब में होता है उड़ीसा के, अब जाके पढ़िएगा कैसे होता है मैरिज बाय कैप्चर, ठीक है। आपको मेंशन करना था मैरिज बाय इंट्रूजन संथाल और होज में होता है,
एक लड़की जो है वो जबरदस्ती लड़के के घर में घुस जाती है। आपको इस तरह के मैरिजेस के बारे में यहाँ पर चर्चा करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, ठीक है ना। मैरिज बाय एक्सचेंज, जैसे कि नीचे आप चले जाइए मध्य प्रदेश वगैरह में, गोंड्स वगैरह में होता है मैरिज बाय एक्सचेंज, बेटी एक्सचेंज की जाती है दो परिवारों में। तो इस तरह के आपको स्पेशल मैरिजेस यहाँ पर कोट करने थे। कोई नहीं, अब अगर नहीं पता था तो अब आप वैसे ही डिफेंड कीजिएगा जैसे आपने उस आंसर में किया था, ठीक है। तो आई होप ये जो शॉर्ट डिस्कशन था जिसमें हम लोगों ने बस मॉडल देखा, ऑब्वियसली मैं आपको वो सारे टॉपिक इस मॉडल आंसर के फॉर्मेट में नहीं समझा सकता हूं, बताया नहीं जा सकता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे से इस तरह का एक्सपेक्टेशन भी ना रखें, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो है वो बता दिया है कि इसमें क्या फॉर्मेट होना चाहिए था, क्या क्या कंटेंट आपको डालना था। आपसे मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि आप जाकर उन कंटेंट को अपने लेवल पर तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की इस डिस्कशन में यहीं तक रखते हैं अपनी बात को। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर टेस्ट्स एंड फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।